आपकी आत्मा को शांति मिले। सेनेटर लिंडसे ग्राहम। पूरा इज़राइल आपके असमय निधन पर शोकाकुल है, लेकिन इस्लामी गणराज्य नहीं। मैं आपको ग्राहकों की घटती संख्या के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं अमेरिकी सैन्य सेनेटर और ईरान विरोधी सेनेटर से चाहती हूँ कि वे महान राष्ट्र ईरान की खुशी में शामिल हों। यही संदेश ईरान से है और ये बहुत जरूरी है कि हमारे दर्शक और श्रोता समझें कि ईरान में कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं है और राज्य प्रसारक केवल शासन की आधिकारिक लाइन ही देता है। सरकारी लाइन है कि अमेरिका महान शैतान है, इजराइल छोटा शैतान है और हम सब बुरे हैं और हमें नष्ट कर देना चाहिए। इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। उसने उन्हें युद्ध भड़काने वाला और ईरान का दुश्मन बताया। सच्चाई क्या है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत प्यार करते थे। वो इजराइल से संबंधों को महत्वपूर्ण मानते और सक्रिय भूमिका में विश्वास रखते थे। ऐसी विदेश नीति में जिसके तहत अमेरिका दुनिया में बदलाव ला सके। सभी यहूदी विरोधियों, सभी अलगाववादियों को मैं विश्वास नहीं करता। भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं इजराइल के साथ हूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक इजराइल के साथ रहूंगा। वे हमारे लिए सबसे अच्छे सहयोगी हैं जिनकी हम उम्मीद कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश जब उन्होंने यह कहा तो उन्हें एहसास नहीं था कि उनका अंत निकट है, और लेकिन उन्होंने अपने वादे को निभाया कि वे अपनी आखिरी सांस तक इज़राइल के साथ खड़े रहेंगे। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि पिछले हफ्ते अयातुल्ला अली खमेनी के अंतिम संस्कार के दौरान इस्लामी गणराज्य ने लिंडसे ग्राहम की तस्वीर उन तस्वीरों में से एक थी जिन्हें शासन समर्थक प्रदर्शनकारी उनके चेहरे पर निशाने के चिन्ह के साथ उठाए हुए थे। और भी कई लोगों के साथ, जाहिर है, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भी तस्वीरें थीं। प्रोफेसर, जब आप शासन समर्थक प्रदर्शनकारियों की बात करते हैं तो आप उन पर मेहरबानी कर रहे हैं रुथी। ये वही गुंडे हैं जिन्हें शासन बसों में लाता है और ये संगठित होते हैं। जब प्रदर्शनकारियों की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि वे खुद आए हैं, जबकि अक्सर उनसे यही उम्मीद होती है क्योंकि वे ऐसी संस्था में काम करते हैं जहां सबको आना पड़ता है। प्रदर्शनकारी शब्द गलत है, सही शब्द नहीं पता, लेकिन अगर वे शासन का समर्थन कर रहे हैं और लिंडसे ग्राहम की तस्वीरों पर निशाना लगा रहे हैं तो वे गुंडे हैं। लेकिन चलिए मुद्दे की बात करते हैं। और ये क्यों कि इजराइल दुखी है? क्योंकि इजराइल सिर्फ इसलिए दुखी नहीं है कि हमने एक बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया है, सही है, एक अमेरिकी देशभक्त और ऐसा व्यक्ति जिसने इजराइल अमेरिका गठबंधन में विश्वास किया और दोनों देशों और दुनिया के लिए उस गठबंधन के महत्व को समझा। मुझे लगता है इजराइल में दुख इसलिए भी है क्योंकि हमें डर है कि हम लिंडसे ग्राहम जैसे लोगों को खो रहे हैं और उनकी जगह लेने के लिए लिंडसे ग्राहम जैसे 100 और लोग नहीं होंगे। ये चिंता है। सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक पार्टी को देखते हैं और हमें लगता है कि अगर आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है तो आपको खड़ा होकर कहना होगा कि आप इजराइल के खिलाफ हैं और आपको नेतन्याहू से नफरत है। अब ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने के लिए ये कसौटी बन गई है। हमने ऐसे सेनेटर भी देखे हैं जिन्हें पार्टी के वामपंथी हिस्से का नहीं माना जाता था। क्योंकि वे राष्ट्रपति चुनाव पर विचार कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत करनी होती है। ये कहकर आप जानते हैं, ये लगभग ऐसा हो जाता है जैसे ये एक तरह की धार्मिक रस्म बन गई हो। जब तक मैं इजराइल पर कुछ नकारात्मक नहीं कहूंगा, डेमोक्रेटिक प्राइमरी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और दूसरी ओर हमारे पास रिपब्लिकन पार्टी में ग्रोएपर्स हैं और पॉडकास्ट क्षेत्र में उनकी बड़ी ऑडियंस है। हाँ, और इसी तरह और मुझे लगता है कि इजराइल में और उन सभी लोगों में जो अमेरिका इजराइल संबंध को महत्व देते हैं, ये एक वास्तविक चिंता है कि लिंडसे ग्राहम का जाना सिर्फ उनके बारे में नहीं है, बल्कि क्या हम उन दोनों देशों के बीच इतनी मजबूत और घनिष्ठ दोस्ती के युग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। तेहरान में अंतिम संस्कार को लेकर भी ये बेहतरीन बात है। आप सही हैं, वे गुंडे हैं। जैसा आपने कहा, उनमें से कई जबरन लाए गए थे और वे बर्बर लोग हैं जो जिहाद, वैश्विक जिहाद और निर्दोषों की हत्या में विश्वास करते हैं। हालांकि लिंडसे ग्राहम के बारे में बात यह है, और यह एक महत्वपूर्ण बात है, कि वे 2016 में उस चुनाव से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की बहुत आलोचना कर रहे थे। वे खुद भी रिपब्लिकन प्राइमरी में उम्मीदवार थे, लेकिन ट्रंप के चुने जाने के बाद उनके करीब आ गए। पहले उन्होंने ट्रंप का मजाक उड़ाया और उन्हें भला बुरा कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप को एक राष्ट्रपति के रूप में सराहा और तब से उनके प्रति वफादार बने रहे। तब से अब तक उनके प्रति वफादार हैं।
इतना ज़्यादा कि जब ट्रंप कह रहे थे कि हम इस्लामी गणराज्य के साथ ये सारी बातचीत स्टीव विटकॉफ और जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के ज़रिए एक मौका दे रहे हैं। लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह ट्रंप से मिले। ट्रंप ने आश्वस्त किया, जिससे उन्हें तसल्ली मिली। मैं कहूंगी, मैं थोड़ी घबराई थी। मैंने सोचा, क्या ट्रंप जो कहेंगे वे मान लेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है असली बात बंद दरवाजों के पीछे हुई। ट्रंप अंक ने उन्हें आश्वस्त किया कि अगर बातचीत में सब कुछ ठीक नहीं रहा, जो शायद न हो, ट्रंप ने हाल ही में साफ कहा है कि चिंता की जरूरत नहीं है। वह अमेरिका या इजराइल के लिए नुकसानदायक कुछ साइन नहीं करेंगे और वे इसे मौका दे रहे हैं क्योंकि यही सही है। साथ ही हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में ईरान की ओर से और संयुक्त राज्य अमेरिका की जवाबी कार्रवाई में बड़े पैमाने पर बमबारी हुई है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जो हम वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुए एमओयू और उसे समर्थन देने वाले लोगों के अनुसार हमें 60 दिनों की शांति अवधि में होना चाहिए था, और 60 दिनों के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वाकई कठिन मुद्दों पर क्या होगा, इस पर बातचीत होनी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए और ईरानी ऐसा नहीं करते। वे छोटे वादे भी नहीं निभाते। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कि जलडमरू मध्य व्यापार के लिए खुला रहे, कि तेल जलडमरू मध्य से गुजर सके। सही है, उन्होंने उस पर इतनी जल्दी पलटी मार ली है ना। ये वैसा ही है जैसा ट्रंप ने लिंडसी ग्राहम से कहा था। असल में मुझे इस बात से तसल्ली और उम्मीद मिलती है कि ट्रंप इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर आप जहाज पर गोली चलाते हैं, जलडमरू मध्य ब्लॉक करते हैं या एमओयू में जो कहा गया है उसके खिलाफ जाते हैं, तो आपको तुरंत इसकी कीमत चुकानी होगी और हम जवाब देंगे। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। मुझे लगता है समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ हफ्तों बाद ही ऐसा हो रहा है, लेकिन हम अभी 60 दिनों के भी आधे नहीं पहुंचे हैं। आप जानते हैं अमेरिका ईरान पर गोली चला रहा है क्योंकि उसे मजबूर किया गया है, क्योंकि ईरानी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और ये तो आसान हिस्सा माना जा रहा था। अगर हम कभी गंभीर चर्चा के गंभीर हिस्से तक पहुंचे भी, मेरा मतलब है इससे आपको ज्यादा उम्मीद नहीं मिलती कि ईरानी किसी भी तरह से समझौता करेंगे जो अमेरिकी स्थिति के अनुकूल हो। अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब वे वही नहीं रहेंगे। अगर वे किसी भी समझौते के लिए मान जाते तो वो शासन ही नहीं रहता। वैसे भी खुद एमओयू बहुत ही भयानक था, और वो भी तेहरान के पक्ष में। मुझे राहत है कि अब ये सब सामने आ रहा है, क्योंकि जब उन्होंने उस पर साइन किया था, मैं बहुत दुखी थी कि अमेरिका ने ऐसा समझौता किया। वो एक भयानक समझौता था। पहली बात, आप उन्हें किसी चीज के लिए 60 दिन नहीं देंगी। दूसरी, उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य बंधक बना ली थी। सब कुछ बंधक वार्ता जैसा था, ठीक है। उनके पास सारे पत्ते थे, और अमेरिका जैसी महाशक्ति को उन जंगली लोगों से बात करनी पड़ी जो अपने आप में ही बुरा था। लेकिन ईरानी पक्ष का कहना था कि अमेरिका ने उस समझौते, उस एमओयू का उल्लंघन किया। और कैसे? इजराइल के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करके इजराइल और लेबनान के बीच एक अलग समझौता करवाकर, ताकि लेबनान की संप्रभुता की हिफाजत की जा सके हिजबुल्लाह से, जो कि ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन है। और तेहरान की शासन के अनुसार यह एमओयू के नजरिए से बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी ईरान समर्थित संगठन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, या फिर जो भी उनकी बेहुदा वजहें हों। तो बात यह है कि ये अच्छी बात है कि उन्होंने इसका उल्लंघन किया, क्योंकि ये खुद में ही एक मजाक है। तो आपने कहा कि आप जानते हैं, उन्होंने उस शांति रूपरेखा के बारे में शिकायत की जो इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिकी मध्यस्थता में तय हुई थी। लेकिन वो तो बस एक बहाना है, वो एक झूठा बहाना है। बिल्कुल बिल्कुल। असल वजह, और ये सबको सोचने पर मजबूर कर देना चाहिए, है ना। ईरानी लोग सहमत हैं और आधुनिक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। हाँ, पाकिस्तानी और कतर के लोग भी ये सब जानते हैं, हाँ, कि जलडमरू मध्य खुले रहेंगे। दुनिया में अधिकांश लोग ईरान के मानवाधिकार, शासन परिवर्तन या परमाणु कार्यक्रम की परवाह नहीं करते। वे सिर्फ तेल की कीमतों को लेकर चिंतित हैं।
अगर आप भारत में रहते हैं या चीन में रहते हैं तो आप तेल की कीमतों को लेकर चिंतित हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो शायद आप भी तेल की कीमतों को लेकर चिंतित हैं। और पूरी बात यही है, और इसी वजह से ट्रंप ने समझौते के लिए सहमति दी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सौदा मिला जिससे जलडमरू मध्य खुल गया और उन्होंने कहा तेल की कीमतें गिरती चली जाएंगी। और फिर ईरानी उस वचन को नहीं निभाते। और मुझे लगता है कि ये बस दिखाता है, सही है, कि हमें कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। मुझे पता है आपको गलतफहमी नहीं है, लेकिन हमें पूरी तरह स्पष्ट रहना चाहिए कि हम किससे निपट रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर कभी इस भयानक शासन के साथ परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता होगा तो वह सिर्फ सैन्य दबाव की वजह से ही होगा। ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उन्हें लगेगा उनके पास विकल्प नहीं है, या ट्रंप के अनुसार वे हार चुके हैं। उन्हें मजबूर किया जाएगा क्योंकि वे हर तरह से बचने की कोशिश करेंगे, वे फिसलेंगे, वे सांप की तरह इधर उधर घूमेंगे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, भले ही वे किसी समझौते के लिए राजी हो जाएं। और इसलिए इस शासन के तहत उनका परमाणु कार्यक्रम सीमित करने के लिए आप जो भी हासिल कर सकते हैं वो सिर्फ तभी होगा जब उन्हें मजबूर किया जाएगा, यानी जबरदस्त ताकत के जरिए। हाँ, सैन्य ताकत से और वैसे आर्थिक दबाव से भी, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह शर्म की बात थी कि ट्रंप ने एमओयू के कारण अपना खुद का फैसला भी जारी कर दिया। आप जानते हैं उन्होंने ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किया तो ट्रंप ने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और उन पर प्रतिबंध लगा दिए ताकि वे तेल न खरीद बेच सकें। तो वो एक चालाक कदम था क्योंकि वो वास्तव में काम कर रहा था। मुझे लगता है कि आर्थिक दबाव काम कर रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि अमेरिकी ट्रंप पर दबाव बना रहे थे। और शायद सही भी था, जो भी आप कहें, कि तेल महंगा हो रहा था। लेकिन ये भी दिलचस्प है, इसमें दो दिलचस्प बातें हैं। एक तो ये कि जैसे शेयर बाजार है, आप जानती हैं शेयर बाजार बहुत मनोवैज्ञानिक होता है। तो अगर कोई कहता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो कभी-कभी शेयर रातों रात गिर जाते हैं या अगले दिन बढ़ जाते हैं। तेल की कीमत में भी यही हो रहा है। जैसे ही ट्रंप कहते हैं ये रास्ता खुलने वाला है, कभी कहते हैं कि तेल की कीमतें गिर गई हैं, फिर अगले दिन कहते हैं कि कीमतें फिर बढ़ गई हैं। और ये सब तब भी होता है, तेल को कहीं ले जाने का मौका भी नहीं मिलता, चाहे वो जलडमरू मध्य के पार हो या नहीं। मुझे लगता है इसका बड़ा हिस्सा मनोवैज्ञानिक है। तो क्योंकि जाहिर है तेल की कीमत को नीचे जाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। ट्रंप के घोषणा करते ही इसका मतलब नहीं कि तेल बहना शुरू हो गया, है ना? तो ये एक दिलचस्प बात है। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है हमें वाकई में इस बारे में बात करनी चाहिए कि कैसे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आईआरजीसी ने हर जगह ताबड़तोड़ हमले किए हैं। होर्मुज, जलडमरू मध्य, कतर, बहरीन, ओमान में जहाज। और कहा अमीरात। अमीरात सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां ना तो ईरान, ना ही हिजबुल्ला, ना ही हूथी, ना ही हमास ने हमला किया है, ना निशाना साधा है, ना ही कोई हमला लॉन्च किया है। बताइए वो कौन सा देश है? वो देश इजराइल है, और जॉर्डन को भी उन देशों की सूची में जोड़ सकते हैं जिन पर उन्होंने हमला किया है, जो इजराइल का पड़ोसी है। मैं बताना भूल गई। ऐसा लगता है कि उन्होंने जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस पर हमला किया। हाँ। मुझे लगता है ये अहम है। वे इजराइल पर हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या वे हमें अचानक प्यार करने लगे? बिल्कुल नहीं। ये वही पुरानी ताकत है। ये आप जानते हैं, हिलरी क्लिंटन अक्सर सॉफ्ट पावर के बारे में बात करती थी। इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसका सॉफ्ट पावर से कोई संबंध नहीं है, ये हार्ड पावर है। वे चिंतित हैं, और सही भी है, कि अगर वे इजराइल पर रॉकेट दागते हैं तो इजराइल के पास पलटवार करने और जोरदार जवाब देने का बहाना होगा। और राष्ट्रपति ट्रंप के शब्दों में कहें तो ये जरूरी नहीं कि जवाबी कार्रवाई उसी अनुपात में हो जितना नुकसान उन्होंने इजराइल को पहुंचाया। दूसरे शब्दों में सिर्फ इतना ही काफी है कि उन्होंने इजराइल पर हमला किया। अगर हमने रॉकेट गिराया भी तो भी ये देश पर हमला है। इजराइल जवाब दे सकता है, और हम भी जैसे चाहे वैसे जवाब दे सकते हैं। मुझे लगता है इससे ईरानियों को डर लगता है। मैं उन सभी यूरोपीय लोगों और दूसरों से कहता हूं जो सालों से कहते आए हैं कि ईरानियों जैसे लोगों से निपटते समय सॉफ्ट पावर, आपसी समझ और एक दूसरे को जानना ही काफी है। आपको सख्त होना पड़ेगा, आपके पास ताकत होनी चाहिए, और उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वे आप पर हमला करते हैं तो आप उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। और इजराइल इन पिछले कुछ दिनों में सुरक्षित रहा है, जब इतनी सारी लड़ाई चल रही थी, इतनी गोलाबारी हो रही थी। खाड़ी में हाँ, और उससे आगे जॉर्डन हमारे क्षेत्र में है, ये खाड़ी में नहीं है, सही है।
परंपरागत सैन्य शक्ति का कोई विकल्प नहीं है और जब जरूरत हो तब उसका इस्तेमाल करने की इच्छा और प्रतिबद्धता भी जरूरी है। अगर लोग माने कि आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ताकत रखना बेकार है। आपकी जवाबी कार्रवाई की धमकी भरोसेमंद होनी चाहिए और लोग माने कि आप बस मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल करें। अब तक ईरान इजराइल के मामले में मिस्टर नाइस गाय बना है। ये हमारी पसंद की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से है। ये विचार माकियावेली तक जाता है। हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वे आपसे पूरी तरह डरें। और वे नेतन्याहू को धमकी दे रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। उनकी रैलियों में भी पोस्टर लगे होते हैं और नेतन्याहू के सिर पर निशाना बनाया गया होता है। लेकिन उन्होंने और मिसाइलें नहीं दागी हैं और वैसे भी वे जानते हैं कि इजराइल रक्षा बल और वायुसेना हम तैयार हैं। और एक चीज जो इजराइल ने पिछले साल से सीखी है वो ये है कि ईरान वो डरावना दुश्मन नहीं है जैसा हमने सोचा था। दूसरे शब्दों में, हम तैयार हैं और हम मजबूत हैं और उनकी वायु रक्षा ठप है, उनकी सेना पस्त है, बहुत कुछ ध्वस्त हो चुका है और हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर वे मिसाइल लॉन्च करेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इससे हमें एक और शब्द की ओर ले जाता है जिससे आप कर सकते हैं। मैं बस एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, ये दिखाता है कि ईरानी ताकत को समझते हैं और उससे डरते हैं और इसका असल मतलब है कि ट्रंप को क्या करना चाहिए। ट्रंप को ताकत से समझाना चाहिए कि एमओयू के अनुसार जिम्मेदारी निभाना ही उनका एकमात्र विकल्प है। और अगर हम परमाणु मुद्दे पर गंभीर बातचीत करते हैं तो उनके पास अपना कार्यक्रम खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, वरना उन्हें अमेरिका और इजराइल के सैन्य प्रहार का सामना करना होगा। यही एक तरीका है जिससे ये संभव है। क्या बस यही बात है जिससे मैं असहमत हूँ? हाँ, मैं सहमत हूँ, सिर्फ बातचीत और समझौते को छोड़कर। अमेरिका को ईरान को दिखाना होगा कि असली बॉस कौन है और आपकी बातें सही हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि सैन्य शक्ति तैयार है और इस्तेमाल हो सकती है और वे यह युद्ध सच में हार चुके हैं। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि मध्य पूर्व में धारणा का बहुत महत्व है और अगर वे ऐसा सोचने लगें और जब वे सुनते हैं कि वॉशिंगटन बातचीत करना चाहता है तो वे इसे कमजोरी के रूप में देखते हैं। इसी वजह से नहीं, अगर वे नहीं, क्या ट्रंप को जो करना चाहिए वो ये कहना है कि अगर आप जीना चाहते हैं और अपने लोगों को फिर से कभी खाना खिलाने का मौका पाना चाहते हैं, आप हमें न्यूक्लियर डस्ट देंगे, हमारी हर मांग मानेंगे। आपके पास समझौता ज्ञापन नहीं है, बातचीत भी नहीं होगी। हमने जीत हासिल की है, आप हार गए हैं। और इस समय ईरानी शासन को वह स्पष्ट संदेश नहीं मिल रहा है। लेकिन इससे हम डिटरेंस यानी प्रतिरोध पर आते हैं, जहां आपने कहा था ये सच है कि इजराइल के पास हार्ड पावर है। आप जानती हैं, अमेरिका में मिड टर्म्स ही नहीं बल्कि इजराइल के चुनाव जो हो रहे हैं उनसे पहले इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये लगभग एक हफ्ते के अंतर पे होने वाले हैं, ठीक है? अब हमारे पास चुनाव की तारीख है, ये लगभग एक हफ्ते के अंतर पर होंगे। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एंटी नेतन्याहू और एंटी ट्रंप कैंप ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने यानी अमेरिका और इजराइल ने ये जंग हार दी है, जबकि असल में हमने ये जंग नहीं हारी है। एक तरीका है कि वो कहें, देखिए 7 अक्टूबर के बाद हमने इतना समय लगाया, इजराइल ने गाजा में किया, अब लेबनान और ईरान की बात है। लगभग 3 साल तक लगातार लड़ते रहे और आखिर किस लिए? हमारी निवारक क्षमता नहीं बची है। हम ये बात विपक्षियों और अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई जगहों से बार बार सुनते हैं। हमने ये सब बेकार किया क्योंकि हम हार गए और मुझे लगता है हमें इसे साफ करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि काश आज हम मौजूदा स्थिति से बेहतर हालत में होते। ठीक है, मैं हिजबुल्लाह को निरस्त्र देखना चाहता हूँ, मैं हमास को निरस्त्र देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ईरान का शासन गिर जाए। ये मेरी इच्छा सूची है, ठीक है? और मेरी इच्छा सूची से तुलना करें मार्क रीगन की इच्छा सूची से तो हम कम पड़ जाते हैं। और मैं हूं, काश 7 अक्टूबर के बाद से हम बेहतर स्थिति में होते हैं ना। ये कहने के बाद क्या इसमें कोई शक है कि हम जो कुछ भी हुआ है उसके साथ एक बेहतर स्थिति में हैं? तुरंत नहीं, माफ कीजिए। क्या हम उस स्थिति से कहीं बेहतर जगह पर हैं जहां हम पहले थे? क्या हमारी रणनीतिक स्थिति में सुधार हुआ है? मेरा मानना है कि इसका जवाब साफ तौर पर हाँ है। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं हैं या अभी काम बाकी नहीं है।
निश्चित रूप से अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम हार गए हैं, वे हकीकत को नहीं देख रहे हैं। गजा में हम गजा पट्टी के 60% से लेकर 70% तक हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। वहाँ एक बफर जोन है जहाँ इजरायली सैनिक हमारे नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं। पहले हमास और हमारी बस्तियों के बीच आमने सामने की स्थिति थी और वे जब चाहें सीमा पार कर सकते थे। हमास पहले से काफी कमजोर हो गई है। मैं चाहता हूं कि उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। ठीक है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि हमास जीत गया है? ये तर्कहीन है ना? लेबनान भी ऐसा ही है। मुझे याद है हमने पहले भी पॉडकास्ट में चर्चा की है। जब मैं सिविल सेवक था, सरकारी बैठकों में बैठना और मंत्रियों को सेना व खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिलना। हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 रॉकेट है जो एक साथ दागे जा सकते हैं और हमारी वायु रक्षा को पार कर सकते हैं। इससे तेल अवीव में कई मौतें होंगी, है ना? यही बातें थीं। आज हिजबुल्लाह हमास की तरह अपने पहले जैसे रूप में नहीं है। क्या वो अभी भी मौजूद है? हाँ। क्या अभी भी काम बाकी है? हाँ, लेकिन आपने इस खतरे को काफी कम किया है। ये इजराइल, लेबनान और दुनिया के लिए कितना गंभीर था। हाँ, और ईरान को देखिए। ठीक है, मान ले कि कल कुछ भी हासिल ना हो, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ना हो। मुझे उम्मीद है कि हम आगे और हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी जहां हैं वहां भी उनका परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला है। मैं चाहता हूं कि वो पूरी तरह नष्ट हो, लेकिन कई साल पीछे जाना भी ठीक है। उनकी वायु रक्षा प्रणाली नष्ट हो गई, उनकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। सही है। ईरानियों को सब कुछ बनाने में सालों लगेंगे। हमने उन्हें बहुत पीछे कर दिया है। सबसे अहम बात, मुझे ये याद है, IAEA ने पिछले साल के हमलों से पहले कहा था कि वे बम बनाने के लिए पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम से सिर्फ कुछ हफ्ते दूर थे। आज वे कई साल दूर है। आप कह सकते हैं कि हमें चिंता करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ा, महत्वपूर्ण बम के लिए पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम से कुछ हफ्ते और कई साल दूर होने में फर्क है। यह कहना गलत है कि सब कुछ खो गया और प्रयास व्यर्थ गया। हमारे दुश्मन नहीं जीते। अभी काम बाकी है, लेकिन कहना कि हम हार रहे हैं गलत है। ठीक है, ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी आवाजें ऐसा कह रही हैं? ये वही आवाजें हैं जो इजराइल या अमेरिका सरकार को श्रेय नहीं देना चाहती। प्रशासन इजराइल की मौजूदा सरकार और अमेरिकी प्रशासन को किसी उपलब्धि का श्रेय नहीं देना चाहती। ये राजनीतिक है, तर्कहीन नहीं, बल्कि काफी तर्कसंगत है। ठीक है, ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि वही लोग हैं। ठीक है, और मैं ये कहने जा रही हूँ, इसमें इजरायली सेना, खुफिया विभाग, विभिन्न क्षेत्रों और राजनीति के लोग और अमेरिकी राजनीति के लोग शामिल हैं। वैसे यही वे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में हमारी सभी मोर्चों पर पूरी जीत हासिल करने की राह लंबी कर दी। और जब मैं हम कहती हूँ, तो मेरा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से है, क्योंकि युद्ध विराम और टाल मटोल के कारण। और फिर से गाजा में गाजा युद्ध के दौरान अगर हमारे हाथ बंधे नहीं होते तो चीज़ें और तेज़ी से होती। आज भी वही स्थिति है। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत समय ले रही हैं और अब तक पूरी नहीं हुई हैं वगैरह, उसका कारण वही लोग हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, वही लोग हैं जो रुकने के लिए जिम्मेदार हैं। तो एक तरह से आप कहना चाहेंगे, सुनिए, आप दोनों बातें एक साथ नहीं कह सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको 60 दिन और दें, कूटनीति करें और फिर आलोचना करें कि ये अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम पिछले 2.5 सालों की सैन्य सफलताओं को गिना सकते थे। मैं सोच रही थी कि अगर हम गजा युद्ध से शुरू करके आज तक देखें, तो अगर हम रास्ते में इतनी बार नहीं रुके होते तो और भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। और ये उन लोगों की गलती नहीं है जो कहना चाहते थे, नहीं, अब रुकने का समय नहीं है, अभी वो समय नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी हमारी निरोधक क्षमता बेहतर है। इजराइल की निरोधक क्षमता कहीं बेहतर है और इसका सबूत सामने है। ठीक है, बाकी क्षेत्र की तुलना में हमारे ऊपर बहुत लंबे समय से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम इस समय बात कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। डिटरेंस लचीला है, हाँ, और हम ये जानते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि फिलहाल ये काम कर रहा है ना? और शायद भविष्य में हमें उस डिटरेंस को मजबूत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, डिटरेंस हमेशा कुछ ऐसा होता है जो बदल सकता है, लचीला होता है।
ये परिवर्तनशील है, यही शब्द है। तरल। और साथ ही मेरा मतलब है ईरानी और आप जानते हैं हमास और हिजबुल्ला, जिसे वे प्रतिरोध की धुरी या आतंक की धुरी कहते हैं, आप जो भी कहना चाहे, मेरा मतलब है वे ऐसी चीजें करते हैं जो पागलपन जैसी हैं। जैसा कि आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था, शुरुआती हिस्से में आपने कहा था कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एमओयू ईरान के पक्ष में था, सही? फिर भी वे इसका उल्लंघन करते हैं, ये लोग, सही? भले ही उनके हित में समझौता बनाए रखना हो, वे नहीं कर सकते, वे खुद को रोक नहीं सकते। वे एक जहाज देखते हैं, वे कुछ करना चाहते हैं, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि वे पागल हैं, वे समझदार हैं, हाँ, लेकिन वे खतरनाक है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अब यूएन ने पहले संक्षेप में बताया था कि हमारे पास आखिरकार इजरायली चुनावों की तारीख है, जो 27 अक्टूबर है, जो सभी यहूदी त्योहारों के बाद है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। अब हमारे अमेरिकी दर्शकों और श्रोताओं के लिए वे कह रहे होंगे, ये रे किस बारे में बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वे सोचते हैं, आप जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुने जाते हैं और वे 20 जनवरी तक पद पर रहते हैं और उनका कार्यकाल पूरा होता है। लेकिन इजराइल में हमारी व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की है, जैसे जर्मनी में, जैसे ब्रिटेन में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कनाडा में, इटली में। और इससे ये हुआ कि सरकारें कभी-कभी अपनी संसदीय बहुमत खो देती हैं और वे जल्दी गिर जाती हैं, वे अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा करती। और इजरायली इतिहास में ज्यादातर सरकारें, बल्कि कहे तो इजरायली सरकारों का भारी बहुमत अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर जाती हैं। और इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व है और फिर हमारे यहाँ कई पार्टियां हैं और सभी सरकारें गठबंधन की होती हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियां ये दिखाना चाहती हैं कि वे दूसरों से अलग क्यों हैं, क्योंकि वे अपने मतदाताओं को आकर्षित करना चाहती हैं, वे अपने समर्थकों को उत्साहित करना चाहती हैं। इसीलिए सरकारें बिखरने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये उन कुछ इजरायली सरकारों में से है जिसने पूरा कार्यकाल पूरा किया, न्यायिक सुधार को लेकर संकट और फिर 7 अक्टूबर का नरसंहार को देखते हुए, और सरकार पर सही तरीके से उंगलियां उठाई गईं। आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है, आप जिम्मेदार हैं। आलोचक ही नहीं, सरकार समर्थक भी हैरान थे। हाँ। और फिर हमारे पास बंधक संकट था, और फिर उसके बाद से जितने भी संकट आए, गाजा में लड़ाई, लेबनान में लड़ाई, सीरिया में लड़ाई, ईरान में लड़ाई और हूथियों के साथ लड़ाई। आपको लगता कि ये सरकार पहले ही गिर जानी चाहिए थी? और ये विडंबना है कि ये इजरायली इतिहास की सबसे स्थिर सरकारों में से एक बन गई है। इसमें कोई शक नहीं। मैं एक दिलचस्प बात पर ख़त्म करना चाहती हूँ, जिस पर मैं खुद तय नहीं कर पा रही हूँ कि क्या सोचूं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि उन कारणों में से एक जिसकी वजह से ये तय किया गया या अक्टूबर के किस तारीख को ये होने वाला है, इस पर बहस हुई थी? और वहाँ कुछ सरकारी प्रतिनिधि थे जो नहीं चाहते थे कि यह 27 अक्टूबर को हो, क्योंकि 7 अंक 7 अक्टूबर की याद दिलाता है। जैसा कि मैंने कहा, इस पर चर्चा हुई थी कि शायद यह 6ठी या 8वीं तारीख को हो सकता है। मुझे नहीं पता, यह संभव है। मैंने नहीं देखा कि दिन कौन सा है, पर आप जानती हैं, अमेरिका में चुनाव आमतौर पर मंगलवार को होते हैं। इस पर चर्चा भी हुई थी, जैसे कि क्या हम हर जागते पल 7 अक्टूबर के बारे में नहीं सोचते, जब से वो हुआ था। हम सोचती हैं, हमें उसकी याद के लिए अंक 7 चाहिए भी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है दूसरी अच्छी खबर यह है कि हमारे पास चुनाव है और हमारे पास तारीख है, तो अब सभी इजरायली अपने अक्टूबर की छुट्टियों की योजना बना सकते हैं, क्योंकि इजरायली अमेरिकियों और ऑस्ट्रेलियाई और दूसरों के विपरीत विदेश में वोट नहीं कर सकते। चुनाव के दिन वोट देने के लिए आपको इजराइल में होना जरूरी है। इसकी एक वजह है जिसे हमने पिछली पॉडकास्ट में चर्चा किया था। लेकिन इसका मतलब है कि अब वे अपनी योजनाएं बना सकते हैं। मैं विदेश में हो सकता हूं, मैं घूमने जा सकता हूं, मैं ट्रैकिंग पर जा सकता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अगर मैं 26 तारीख को यहाँ वापस आ जाता हूँ और 27 तारीख को वोट डालता हूँ तो सब कुछ ठीक है। बस एक शर्त के साथ। एक शर्त? एक शर्त इसलिए है क्योंकि मैं भी ऐसा महसूस करती थी और मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैंने सोचा अब वे यहाँ आ सकते हैं। एक शर्त ये है कि अगर युद्ध फिर से शुरू हो जाता है, उन्होंने हवाई अड्डा बंद किया, उसी समय के करीब वे हवाई अड्डा बंद कर सकते हैं, या अगर आप फ्लाइट में हैं तो आप फंस सकते हैं, चाहे वो एल फ्लाइट हो। हमने देखा कि कितने लोग या तो इजराइल में या विदेश में फंस गए, और इसलिए मेरे मन में भी इस बारे में सवाल है, क्योंकि अक्टूबर तक हमें नहीं पता क्या होने वाला है। हमें नहीं पता, जैसा कि आपने कहा, हमें कुछ भी नहीं पता।
हमारा पॉडकास्ट ऑन एयर आते तक निरोधक क्षमता या युद्ध का मामला शायद पुराना हो जाए, हमें नहीं पता, लेकिन यही एक शर्त है। मैं एक बात कहकर खत्म करूंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। सबका मानना है कि ट्रंप अगर हमला करेंगे तो मध्यावधि चुनावों के बाद ही करेंगे। सही है, यही परंपरागत सोच है। ये गलत भी हो सकती है, लेकिन यही आम धारणा है ना, कि वो हमला कर सकते हैं। एक बार मध्यावधि चुनाव हो जाए तो वो पूरी ताकत से जा सकते हैं, है ना? जिसका मतलब है कि नवंबर के पहले हफ्ते तक शायद शांति बनी रह सकती है। जब तक उनके पास विकल्प न हो, ठीक है? एक और हत्या की कोशिश, उस पर पहले भी जानलेवा हमले हुए हैं। और एक बात, इसका मतलब ये नहीं है कि इज़राइल निशाना नहीं बनेगा या इज़राइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। उस बारे में हम नहीं जानते। ट्रंप के बारे में आप शायद सही हैं और शायद नहीं भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इज़राइल को फिर से बम शेल्टरों में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, जाहिर है कि ईरान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई थी, लेकिन नेतन्याहू के नजरिए से मैं नहीं देखता कि वो चुनाव से एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा करेंगे अगर उन्हें लगे कि इससे किसी भी तरह ट्रंप को नुकसान हो सकता है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ और बेशक वो भी हमारे चुनाव से ठीक पहले कुछ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उन पर चुनावी फायदा उठाने के लिए ऐसा करने का आरोप लगे। उसके दुश्मन हमेशा यही कहते हैं। संदेह होने पर नेतन्याहू युद्ध छेड़ते हैं और उन्हें अधिक वोट मिलते हैं। ये बकवास है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे जरूर ध्यान में रखते होंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में हम और भी ज्यादा इजरायली राजनीति के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है हम ऐसा इस तरह करेंगे कि हमारे वफादार श्रोता और दर्शक बोर न हो। उम्मीद है कि अगला हफ्ता आने तक नहीं। और आप यात्रा कर रही होंगी? तो हम ऐसा करेंगे जहां मैं स्टूडियो में होंगी और आप विदेश में होंगी। सही है, मैं ये अपने लैपटॉप से करूंगी। आपसे बात करने के लिए उत्सुक हो रुथी। मैं भी, मार्क।